गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्कोर बूस्टर सीरीज में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि इस क्लास में डेली जो 8:15 बजे आती है ये वीडियो, इसमें हम लोग स्टैटिक जीके जीएस का रिवीजन करते हैं। और ये ऐसे यहाँ पे स्टैटिक जो जीके होते हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका एक्सप्लेन किया जाता है, साथ ही साथ जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो भी कवर किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज देखेंगे हम अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस। अब देखिए, ये जो सन है और ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है। और आप जानते हैं कि अर्थ के सराउंड में क्या है, एटमॉस्फेयर है, जो कि ड्यू टू अर्थ के ग्रेविटी के कारण ये एटमॉस्फेयर बना है। और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं। आप जानते हैं CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आपको डिफरेंट ट्रेसेस गैसेस देखने को मिलेंगे। तो जब सन से रेज आती हैं तो ये क्या होगा, कुछ रेज क्लाउड के कारण रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ गैसेस के कारण रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और कुछ एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेंगी सन रेज, जो कि अर्थ को क्या करेंगे, हीट करेंगे। फिर अर्थ जो है हीट होती है और यहाँ से जो है रेडिएशन एमिट होता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, और ये बेसिकली लॉन्ग वेवलेंथ होता है। और इन गैसेस के कारण कुछ ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर ली जाती हैं, जिससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर का हीटिंग होगा। अब यहाँ पे जो अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस है, अब यही बात करता है कि डिफाइंड डिफरेंस बिटवीन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और आउटगोइंग जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, बेसिकली इंफ्रारेड नेचर का होता है, जो हीट प्रोवाइड करता है और हीटिंग करता है अर्थ एटमॉस्फेयर को। तो इनके बीच जो डिफरेंस होता है, इसी को बोला जाता है अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस। तो आप ये बोल सकते हैं इनकमिंग एनर्जी जो आ रही है माइनस आउट गोइंग एनर्जी जो जा रही है, इसी का जो डिफरेंस होता है इसको क्या बोलेंगे, अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस। वैसे आइडियली क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, कि जितना एनर्जी अर्थ में एटमॉस्फेयर में एंटर किया उतना ही जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ गया। लेकिन ये होता नहीं। अब देखिए, जब स्टेबल क्लाइमेट होगा तो उस केस में देखिए एनर्जी बैलेंस होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी। लेकिन ये आज के समय में इम्बैलेंस होता जा रहा है। जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है ये क्या है, कम है, ज़्यादा है, बेसिकली एनर्जी ज़्यादा आ रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ एनर्जी रही है, स्पेस में जा रही है, वो कम है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे आपके CO2, मेथेन, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होते हैं अर्थ के सरफेस से, उनको ट्रैप कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में ही, जिसके कारण अर्थ का सरफेस क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। अब देखिए, दो टाइप का अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस हो सकता है। एक तो हो सकता है पॉजिटिव, यानी जब वार्मिंग होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर का। और ये कब होगा, जब अर्थ जो है ज़्यादा हीट प्राप्त करेगी। और ये कब, किस केस में होगा, जब अर्थ में जो आउट गोइंग सोलर रेडिएशंस हैं, बेसिकली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इनका ट्रैपिंग कर ली जाए बाय ग्रीन हाउस गैसेस। और जो इनकमिंग है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जा नहीं रहा है। तो अब यह क्या हो गया, देखिए, जो हमारा IE है ये क्या हो गया, ज़्यादा है कंपेयर टू दी OE, आउट गोइंग एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा, आपका पॉजिटिव अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस होगा। और निगेटिव कब होगा, जब आपका IE जो है लेस होगा आउट गोइंग, एनर्जी जितना आ रही है उससे ज़्यादा अर्थ के सरफेस को छोड़ के चली जा रही है। तो इससे क्या होगा कि अर्थ जो है कूल होगा। अब अर्थ की अगर हम पॉजिटिव एनर्जी इम्बैलेंस की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस जो है इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण रेडिएशन का ट्रैपिंग हो रहा है। अल्बेडो भी घट रहा है, जैसे आइस क्लाउड्स, जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो आइस सरफेस है, यहाँ से बेसिकली जो रेडिएशंस आ रही हैं सन से, ये क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन अब आइस का जो क्वांटिटी है अर्थ के सरफेस पे मेल्ट हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो अल्बेडो अब क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसी प्रकार क्लाउड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिटरमाइन करेगी कि वो कितना अल्बेडो उसका है। अल्बेडो मीन्स बेसिकली होता है कि रिफ्लेक्टिंग पावर। जैसे किसी अगर सरफेस पे आप लाइट मारिए तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा अल्बेडो होगी वहाँ से लाइट उतना ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट होगी। अब देखिए,
ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण, जिससे हीट का ट्रैपिंग हो रहा है, जिससे पॉजिटिव आपका अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 166 कंट्री हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश एक अग्रीमेंट है इसके तहत की गई। ये अगर हम विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में ये केवल एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड से संबंधित रूल एंड रेगुलेशन से डील करती है। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है। ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, लेकिन उससे जो है संबंधित या क्लोजली लिंक्ड है। वर्क जब भी कोई करती है तो वो क्लोजली करती है विद द यूनाइटेड नेशन। ये फैसिलिटेट्स करता है कि गुड्स, सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जब ट्रेड किया जाए तो उस केस में जो टैरिफ्स हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, उसको कैसे रिमूव किया जाए और एक ट्रांसपेरेंट ट्रेड रूट्स प्रोवाइड किया जाए। जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसी का सक्सेसर जो है बाद में मराकेश अग्रीमेंट के तहत डब्ल्यूटीओ बन गया 1 जनवरी 1995 को। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसके तहत डब्ल्यूटीओ की नज़र में हर कंट्री को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं कोई कंट्री को ज़्यादा फेवर करे, किसी कंट्री को कम नहीं। नेशनल ट्रीटमेंट, कोई भी कंट्री है उसको अपने डोमेस्टिक गुड्स एज वेल एज जो फॉरेन गुड्स हैं उस उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, वो उनका इक्वल ट्रीटमेंट करना है। और ये फ्री ट्रेड को बढ़ावा देगी कि कंट्री के बीच जो ट्रेड हो रहा है उसमें टैरिफ और कोटास को कैसे रिड्यूस किया जाए, उनके बीच में आपस में फेयर कंपटीशन हो। ऐसा नहीं है कि डंपिंग, जो कि हमने डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे कि डंपिंग का मतलब क्या होता है। कि डंपिंग को प्रमोट ना किया जाए, अनफेयर सब्सिडीज ना दी जाए कंट्री के द्वारा, और एक प्रेडिक्टेबिलिटी बनाई जा सके। अब ऐसा ना हो कि कोई कंट्री कभी भी चाहे तो मनमानी तरीके से अपने जो ट्रेड्स की पॉलिसी है चेंज करती रहे। अब प्रेडिक्टेबिलिटी कब रहेगी, जब कंट्री की ट्रेड पॉलिसी स्टेबल रहेगी। कोई सडन टैरिफ हाइक्स ऐसा नहीं है कि ट्रंप जैसा कभी भी चेंज करते रहो। और ये प्रमोट करेगा डेवलपमेंट ओरिएंटेशन, खास तौर से फोकस करेगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। डब्ल्यूटीओ के अंदर कुछ मेजर अग्रीमेंट्स हैं, जैसे जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये केवल डील करता है ओनली विद द ट्रेड इन गुड्स, और इसमें आपके इंक्लूड्स होते हैं टैरिफ्स एंड कोटा, जो कि जो तरीके हैं जिनके जरिए इसको डील किया जाता है। और जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ये केवल कवर करता है सर्विसेज को, जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम, टूरिज्म। और ट्रिप्स आपका संबंधित है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इन सब संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स हैं या जो भी ट्रेड है उस डील किया जाएगा ट्रिप्स के तहत। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अगर हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो इसमें एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके मेंबर जितने भी 166 कंट्री हैं, इनके सारे मिनिस्टर्स इसके मेंबर होते हैं, और इनकी मीटिंग हर 2 साल में कंडक्ट की जाती है। जनरल काउंसिल, इसका फंक्शन बेसिकली यही है कि अगर कंट्री के बीच कोई ट्रेड को लेके कोई अगर डिस्प्यूट है तो उसको सेटल किया जाए, और जो ट्रेड पॉलिसी है उसका रिव्यू किया जाए और हैंडल किया जाए डे टू डे जो वर्क है। सेक्रेटेरिएट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जो टेक्निकल सपोर्ट्स हैं ये प्रोवाइड करता है डब्ल्यूटीओ को, और आल्सो ये मैनेज करता है बजट। मिनरल वाटर वर्सेस टैप वाटर वर्सेस डिस्टिल्ड वाटर, ये आप 3 चीज़ें सुनते होंगे न्यूज़ में। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। जो मिनरल वाटर होता है ये ऐसा वाटर होता है कि जिसमें नेचुरली, ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, नेचुरली रूप से डिसॉल्व मिनरल्स, आयंस और कुछ ट्रेसेस एलिमेंट्स होते हैं। और इसका सोर्स क्या है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, जैसे आपका स्प्रिंग्स, एक्वीफर्स, जहाँ से जो वाटर हमें मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, मिनरल वाटर, क्योंकि इसमें नेचुरली रूप से आपके मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का प्रोसेस है
कि वाटर में मिनरल्स डिसॉल्व हो गए, नहीं, ये एक लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि आखिर वाटर में मिनरल्स, नेचुरल जो मिनरल्स हैं कैसे डिसॉल्व हुए, देखिए बारिश हुआ या स्नो मेल्ट हुआ तो ये वाटर क्या होगा, परकुलेट होगा अर्थ के सरफेस से और ये बीनीथ द सरफेस जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परकुलेशन। अब ये रॉक से पास होते हुए ये वाटर जब अंडरग्राउंड में जाएगा तो ये जो रॉक्स हैं जैसे लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ये इससे रिएक्ट करेगा क्योंकि इन जो रॉक्स हैं इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम रहती हैं जो बेसिकली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगी और इससे क्या होगा कि वाटर में मिनरल डिज़ोल्व हो गया और ये बाद में जाकर जो एक्यूफर्स होते हैं उसमें ये वाटर कलेक्ट हो जाता है एज ए अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ वाटर। और जो टैप वाटर होता है ये आपको रिवर्स, लेक्स, बोरवेल से देखने को मिलेगा और इसमें जो आपका मिनरल्स होता है ये रिड्यूस या अल्टर्ड यानी जैसे फिल्ट्रेशन की टेक्निक, क्लोरिनेशन की टेक्निक का यूज करके इसमें मिनरल का जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर दिया जाता है और ये पब्लिक सप्लाई के लिए यूज होता है। अब मिनरल वाटर हमने ऊपर देखा कि अंडरग्राउंड एक्यूफर इसका सोर्स है। इसमें जो भी मिनरल डिजॉल्व है ये नेचुरली रूप से डिजॉल्व होते हैं और इसको रिटेन रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि फिल्ट्रेशन की टेक्निक अपनाई जाएगी, क्लोरिनेशन की टेक्निक अपनाई जाएगी, क्योंकि जिस पल आपने ये टेक्निक अपनाई तो आपने मिनरल कंपोजिशन जो नेचुरली रूप से प्रेजेंट था उसको आपने चेंज कर दिया, तो वो आपका टैप वाटर हो जाएगा। और इसको इसमें ट्रीटमेंट जो है नहीं किया जाता, मतलब नाम मात्र का किया जाता है और ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। ये प्रीमियम क्वालिटी का वाटर होता है। अब डिस्टिल्ड वाटर, अगर आपने स्कूल में लैब में गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डिस्टिल्ड वाटर की एक बोतल रहती थी जिसको बोला जाता था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें इसको मिक्स करिए, डिस्टिल्ड वाटर को। इसको बेसिकली जो वाटर होता है नॉर्मल वाटर, इसको बॉयल किया जाता है और उसके बाद उस वाटर वेपर का कंडेंसेशन करके जो वाटर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। और ये सोचिए कंडेंसेशन से प्रोड्यूस हो रहा है तो ये प्योर वाटर होता है ऑलमोस्ट, इसमें कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होता और इसको ये सजेस्ट कभी भी नहीं किया जाता कि आप इस वाटर को पीजिए क्योंकि इसमें मिनरल्स नहीं प्रेजेंट होते, जिसके कारण जो आप अगर इसको ड्रिंक करेंगे लंबे समय के लिए तो आपकी बॉडी में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है ना उनकी लीचिंग हो जाएगी। अगर हम तीनों जो अभी डिस्कस किए, मिनरल वाटर, टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, इसका अगर आप कंपेरिजन करें तो जो सोर्स है मिनरल वाटर का एक्यूफर्स है, टैप वाटर रिवर लेक्स और डिस्टिल्ड वाटर आर्टिफिशियल है जो कि कंडेंसेशन के थ्रू बनाया जा रहा है। मिनरल्स इसमें नेचुरली रूप से प्रेजेंट होते हैं, टैप वाटर में अल्टर कर दिया जाता है बाय टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, और इसमें डिस्टिल्ड वाटर में प्रेजेंट ही नहीं होता। बीवर्स, बीवर्स को इकोसिस्टम इंजीनियर भी बोला जाता है। ये एक सेमी एक्वाटिक रोडेंट्स होते हैं बेसिकली, जो आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे जैसे स्ट्रीम, पॉन्ड्स, रिवर्स। ये नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ये एशिया है ना, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये जो रिवर बेड होता है बीवर्स उसको मॉडिफाई कर देते हैं जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होता है ना ये रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस कर रहा है तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो रिड्यूस होगा, ग्लोबल वार्मिंग घटेगा। यानी ये एक टाइप का क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इकोसिस्टम इंजीनियर। आईयूसीएन आईयूसीएन की कैटेगरी में इसको लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। हीलियम रिजर्व की बात करें तो हीलियम सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है और कतर जो कंट्री है ये वर्ल्ड का 1/3 जो सप्लाई है ग्लोबल सप्लाई चेन में कतर सप्लाई करता है। यूएसए में सबसे अधिक रिजर्व है हीलियम का, उसके बाद आपको अल्जीरिया एंड देन रसिया में मिलेगा। इंडिया में राजमहल जो बेसिन है झारखंड में, वहाँ पे आपको हीलियम का रिजर्व देखने को मिलेगा। एंडोरेक बेसिन, ये बेसिकली एक ऐसा वाटर बॉडीज होता है जिसको वाटर क्या हो रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से मिल तो रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसा ये वाटर बॉडी है कि यहाँ से वाटर कहीं एग्जिट नहीं कर पा रहा है, केवल इनफ्लो अलाउ है, इनफ्लो, लेकिन आउटफ्लो के केस में क्या होगा, यहाँ नहीं अलाउ है।
ये आप देख सकते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि अमेरिका में स्थित है। ये देखिए 1985 में कुछ इसका साइज इतना था और जुलाई 2022 में ये साइज देखिए। आप ये दोनों में देखेंगे फिगर में तो आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है क्या हो गया है, ड्राई हो गया है। और यहाँ पे वाटर कहीं से तो लॉस हो नहीं रहा है, तो जो भी वाटर लॉस होगा वो एवापोरेशन के थ्रू ही होगा। तो यही है वाटर लीव्स ओनली वाइवा एवापोरेशन। अब इसकी जो साइज है देखिए यहाँ पे 1985 और 1922 2022 के बीच में साइज कम हुई है। ये साइज कभी बढ़ती घटती रहती है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो वाटर आ रहा है वो कितना उसमें चेंजेस आ रहा है। अगर रेनफॉल हो गई ज़्यादा बारिश तो इसका जो है साइज बढ़ जाएगा। रेनफॉल लंबे टाइम तक नहीं हुई तो एवापोरेशन के कारण इसका साइज फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो देखिए यही बात है, एवापोरेशन रेट्स और रिवर इनफ्लो पे इसका साइज डिपेंड करता है। ये ग्रेट साल्ट लेक आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। ये लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर बॉडी है वेस्टर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें। इसको जो पानी मिलता है ये ग्रेट साल्ट लेक को, इसको बियर रिवर, वेबर रिवर, जॉर्डन रिवर से मिलता है। यहाँ पे आप और भी रिवर लेक्स देख सकते हैं, जैसे ये ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथावास्का, रेंडियर लेक, लेक विनिपेग, लेक मनीतोबा, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरोन, लेक ओंटारियो, लेक सेंट क्लैर। ये कुछ इंपॉर्टेंट, और एक यहाँ पे है लेक निकार अगुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक है जो आपको नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट पे देखने को मिलेंगे। कावेरी रिवर पे आपको दो वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, एक है शिव समुद्रम वाटरफॉल जो कर्नाटक में स्थित है, दूसरा है होजेनक्कल वाटरफॉल, ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये दोनों कावेरी रिवर पे स्थित हैं। कावेरी रिवर पे दो इंपॉर्टेंट डैम है, कृष्णराज सागर डैम कर्नाटक में, मेट्टूर डैम तमिलनाडु में। एक्साइज ड्यूटी आप जानते हैं, जब भी आप अगर कोई आपने कंपनी देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं वो क्या करते हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनको क्या देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी। और जीएसटी क्या है, ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। और एक्साइज भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही है लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। एक्साइज ड्यूटी दो टाइप का होता है, एक एड वैलोरम, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया है उसकी वैल्यू क्या है, 10,000 है, 10 करोड़ है, 10 लाख है, तो उसके हिसाब से जो है एक्साइज ड्यूटी लगेगा। और दूसरा है स्पेसिफिक ड्यूटी जो बेसिकली लगता है कि फिक्स अमाउंट पर यूनिट, आप कितना भी यूनिट प्रोड्यूस करिए ये डिपेंड नहीं करेगा, इसमें कुछ फिक्स कर दिया जाएगा कि मान लीजिए कि 2 रुपये पर यूनिट आपका जो है स्पेसिफिक ड्यूटी लगेगा, इस टाइप का फिक्स कर दिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी और अगर जीएसटी का कंपेयर करें तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब लगेगा, और ये केवल गुड्स पे अप्लीकेबल होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेवी करती है। इसमें कैस्केडिंग प्रजेंट है लेकिन इस कैस्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस किया जा रहा है बाय सिनवैट। और जीएसटी जब कोई आप गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी देना पड़ता है, और ये गुड्स और सर्विस दोनों कवर करता है। सेंटर और स्टेट दोनों क्या है आपके जीएसटी अप्लाई करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना सीजीएसटी, एस जीएसटी, आईजीएसटी। जो सीजीएसटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, और जो आईजीएसटी है ये अप्लाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन इसका जो पैसा होता है ना 50-50% स्टेट के बीच में बांट दिया जाता है। इसमें कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जीएसटी में। वर्ल्ड में कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राज़ील है। ब्राज़ील में अरेबिका जो वैरायटी है कॉफ़ी की वो उसका प्रोडक्शन लगभग 70% होता है कंपेयर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन द ब्राज़ील। इंडिया 7th रैंक है वर्ल्ड में कॉफ़ी प्रोडक्शन में, सबसे अधिक ब्राज़ील, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडोनेशिया, देन एथोपिया। ये 4 कंट्री हैं जो कि टॉप प्रोड्यूसर हैं कॉफ़ी के। इंडिया में अगर टॉप स्टेट की बात करें तो कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु। कॉफ़ी 4 प्रकार की होती है बेसिकली, अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका एंड एक्सेल्सा।
कॉफ़ी का ओरिजिन एथियोपिया, बेसिकली जो अब्सीनिया प्लेटू है एथियोपिया में, वहाँ से माना जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कॉफ़ी बोर्ड, ये आपको बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टाइटेनियम, टाइटेनियम का एक्सट्रैक्शन क्रोल प्रोसेस है। बेसिकली आप प्रोसेस ना जानने की कोशिश करिए, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में। बस इतना जान लीजिए कि टाइटेनियम, जो बेसिकली कल हमने डिस्कस किया था, फोटो कैटालिटिक एक टेक्नोलॉजी पड़ी थी जिसके द्वारा पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा रहा था, उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज किया जा रहा था। तो समझ सकते हैं कि आप टाइटेनियम कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो टाइटेनियम का एक्सट्रैक्शन क्रोल प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इसके ओर्स इल्मेनाइट, आयरन TiO3 एंड रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड हैं। मिनरल कार्बोनेशन, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, इसको सॉलिड कार्बोनेट मिनरल्स में कन्वर्ट किया जाता है इनसाइड द रॉक। अब इसकी अगर हम प्रोसेस की बात करें कि आखिर ये जो गैसियस एटमॉस्फेयर में CO2 है, इसके कैसे सॉलिड में कन्वर्ट करके ये रॉक में इंजेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो CO2 है ना, इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। अब CO2 को वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो आप जानते हैं क्या फॉर्म करेगा, CO2 प्लस H2O। ये क्या फॉर्म करेगा आपका, H2O CO3। आपने पढ़ा होगा सोडा वाटर ना, ये उसी में तो बेस्ड है। तो अब क्या है कि इसको फिर बेसाल्टिक जो रॉक होती हैं उसमें इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बेसाल्टिक रॉक्स आप जानते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन कंटेंट होता है इसमें। ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन है, ये एलिमेंट्स CO2 से बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाएंगी और एक स्टेबल सॉलिड कार्बोनेट्स फॉर्म करती हैं। अब ये सॉलिड जो कार्बोनेट्स फॉर्म हो गया इनसाइड द रॉक, ये परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अब इससे क्या फ़ायदा है कि जो अभी तक गैसियस CO2 था, जिसको वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया गया, अब ये परमानेंटली ये इनसाइड द रॉक क्या होगा, स्टोर हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में ये दोबारा नहीं जा पाएगा। जिससे क्या इसका अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या फ़ायदा होगा कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कोई भी एक्टिविटी जो एटमॉस्फेयर से CO2 की मात्रा को घटाए, वो क्या करेगी, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग उससे क्या होगा, कम होगा। ग्रीन हाउस गैस है हमारा CO2 एक, तो ग्रीन हाउस गैस का कंसनट्रेशन भी डाउन हो गया और वाटर स्कार्स जो रीजन है ना, वहाँ पे भी ये यूजफुल है और ये लीकेज को प्रिवेंट करता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात में हुआ था। जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था उस समय इनका जन्म हुआ। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं बॉम्बे आर्य समाज की। ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उनके प्रशंसक भी ये थे। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की 1905 में लंदन में, जिसको सपोर्ट किया था भीखाजी कामा ने, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। इस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ब्रिटिश इंडिया है वहाँ पे सेल्फ रूल को प्रमोट किया जाए। और इंडियन इंडियन हाउस की स्थापना की 1905 से 1910 के पीरियड में लंदन में, जहाँ पे जो स्टूडेंट होते थे ना वो आके रहते थे। ये एक टाइप का हब था स्टूडेंट का, जहाँ पे ये बेसिकली जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ थे ना उसको एमंग द स्टूडेंट्स प्रमोट करते थे ब्रिटेन में। इन्होंने एक न्यूज़पेपर जो था मंथली जर्नल, जिसको इंडियन सोशोलॉजिस्ट था, इसको पब्लिश करते थे लंदन में, जिसके थ्रू ये जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ थी, एंटी कॉलोनियल थॉट्स थे, उसको जो है लोगों के एमंग प्रमोट करते थे, फैलाते थे। ग्रीक, ग्रीक का कैपिटल्स क्या है, ये देखिए आप, ग्रीक है, ग्रीक का कैपिटल आपका एथेंस है। ग्रीक बॉर्डर किससे शेयर करता है, ये देखिए, ये आपका ग्रीक हो गया। ग्रीक आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है किससे किससे करेगा, अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, बुल्गारिया, टर्की। इस मैप में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, लेकिन अभी जितना है आप इतना ही समझ लीजिए कि ग्रीक आपका अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, बुल्गारिया, टर्की से बॉर्डर शेयर करता है। ये आयोनियन सी और एजियन सी, ये आप देख सकते हैं, ये आपका आयोनियन सी है और ये आपका क्या है, एजियन सी के बीच में आपका ग्रीक स्थित है।
और इसके साउथ में मेडिटेरियन सी, ये आप देखिए ये क्या है, मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, ये मुंबई इंडिया में जो है, ये मुंबई को कनेक्ट करती है किससे, ये ग्रीक के जो पोर्ट है बेसिकली पिरियस पोर्ट से, जिसके कारण ग्रीक जो है हमारा एक स्ट्रेटजिक यूरोपियन एंट्री पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे पिंडस माउंटेन रेंज मिल देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है स्पाइन ऑफ द ग्रीक, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट ओलंपस है। यहाँ पे मरिस्सा रिवर है, जो बेसिकली ग्रीक और टर्की के बीच बॉर्डर फॉर्म करती है। ये देखिए ये आपका टर्की है, इसके बीच में जो रिवर है कौन सी है, मरिस्सा रिवर। अब ये आप मैप देख लीजिए, जो हम अभी सही से नहीं देख पाए थे, ये पूरा ग्रीक है। ग्रीक किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, टर्की। मेरे क्रूड ऑयल, ये जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल है उसका एक बेंचमार्क है। ये हैवी और एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल जो क्वालिटी है बेसिकली वेनेजुएलन ऑयल की, उसको बताता है। और वेनेजुएला जब ऑयल लेंगे ना, वो बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो क्रूड ऑयल है हैवी और एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल है। तो जो दूसरा अगर कंट्री का आप क्रूड ऑयल लेंगे तो इससे कंपेयर करके बताया जाएगा कि ये उस मेरे क्रूड ऑयल से कितना अंतर है। एपीकल्चर, ये आपका स्टडी ऑफ बी कीपिंग। सेरीकल्चर, सिल्क वार्मिंग जो रेशम की खेती। पीसीकल्चर, मछली की फार्मिंग से। हॉर्टिकल्चर, गार्डन कल्टीवेशन। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स का कल्टीवेशन। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ अलगी। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। देखिए यहाँ जब कल्टीवेशन किया जा रहा है तो उसको क्या बोला जा रहा है, फ्लोरिकल्चर। और जब स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोला जा रहा है, एंथ्रोलॉजी। और इस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस। ओफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स। सोरालॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। सेरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम। ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। ऑन्कोलॉजी, स्टडी रिलेटेड टू कैंसर। पैरासिटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। कॉन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ मोलस्क सेल्स। बायोगैस हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। बायोगैस बेसिकली एक गैसियस फ्यूल है जो प्रोड्यूस होता है, जो एनिमल वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रेटा का और जो प्लांट्स के वेजिटेबल्स ये सब हैं, इससे प्रोड्यूस होता है। जब इनका एनाएरोबिक क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है बाय बैक्टीरिया। तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसेस रिलीज होते हैं, जो बायोगैस के कंपोजिशंस हैं। इसमें मेजॉरिटी आपको मेथेन, साथ में CO2 देखने को मिलेगा। 55 से 60% आपका मेथेन होता है और 20 से 25% आपका CO2 होता है। बाकी गैसेस ट्रेसेस अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगी। LPG, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिक्सचर है। इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि अगर कभी भी लीकेज हो तो उससे क्या हो, उस लीकेज का पता लगाया जा सके। अब देखिए LPG में कौन कौन सी गैसेस हैं, इसका याद करने का ट्रिक है BP। अगर आपके घर में सिलेंडर खुला छोड़ जाए तो आपका अचानक से BP बढ़ जाएगा ना, तो ब्यूटेन प्रोपेन। नेचुरल गैस में मेथेन होता है और ये क्लीन और पोल्यूशन फ्री फ्यूल कंसिडर किया जाता है। पेट्रोल, पेट्रोल आप जानते हैं कि जो छोटी गाड़ियाँ होती है बेसिकली उसमें यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, जैसे कार्स, मोटरसाइकिल। पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, इसको ऑक्टेन नंबर से मेजर किया जाता है। और डीजल की क्वालिटी सेटेन नंबर से मेजर किया जाता है। और इसका यूज जो बेसिकली बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे जनरेटर्स, और जिसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है सामान को यहाँ से वहाँ, जैसे ट्रक, तो उसमें डीजल का यूज किया जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट, ये एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है जो एक वुमेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में, जो कि 15 से 49 ईयर है, उस दौरान जन्म देगी। ये एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी होनी है। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2 है, इसका मतलब है कि कोई भी महिला जो वो ऑन एन एवरेज 2 चिल्ड्रेन को बर्थ देगी ऑन हर लाइफ टाइम।
जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल है ये 2.1 है चिल्ड्रन पर वुमेन। अब ये देखिए होना तो 2 चाहिए, लेकिन 2.1 क्यों है? क्योंकि 2 चिल्ड्रन तो क्या करेंगे, पेरेंट्स को रिप्लेस करेंगे, लेकिन 0.1 जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड किया गया है ये कंपनसेट करेगा चाइल्ड मोर्टेलिटी और पीपल हु डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्योंकि कुछ लोग होंगे ना जिनके बच्चे नहीं होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी का शिकार हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ डिजर्ट्स हैं जैसे ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट तनामी सिम्पसन, और आपका ये है स्टुअर्ट स्टोनी डिजर्ट आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बाई इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर कंडक्ट किया जाता है। जब भी कोई सीट खाली होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है, ये वैकेंसी डेथ, क्रिमिनल कन्विक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन के कारण हो सकती है। जैसे ही वैकेंसी क्रिएट हो रही है विथ इन 6 मंथ इलेक्शन को करवा लेना है ताकि वो वैकेंसी फिल हो जाए। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अगर जो रिमेनिंग टर्म है वो लेस देन 1 ईयर है तो उस केस में इलेक्शन कराना मैंडेटरी नहीं है। और दूसरा केस है कि अगर इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद ये बोल दे कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता, तो उस केस में भी इलेक्शन को कंडक्ट कराना मैंडेटरी नहीं है। यूएसए फिलीपींस में इस प्रोसेस को स्पेशल इलेक्शन बोला जाता है। जो हमारे पोलर रीजन है बेसिकली अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, वहाँ पे इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है, अंटार्कटिका वाले में आपको दम्ब देखने को मिलेगा, यानी दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये क्रोनोलॉजी भी है। और आर्कटिक वाले रीजन में हिमाद्री जो 2008 में बनाया गया। अहिल्याबाई होलकर ये मालवा की क्वीन थी। ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानी जाती थी कि इनके कार्यकाल के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी गतिविधियां थी वो बहुत अच्छी थी। और इन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्शन कराया अक्रॉस इंडिया, इसके लिए भी ये मशहूर है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें अहिल्याबाई होलकर जी को बोला कि सी वॉज वेरी एबल रूलर एंड ऑर्गेनाइजर। जॉन की जो एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला कि जो अहिल्याबाई होलकर थी ये बेसिकली फिलोसोफर क्यों थे। कास्टिंग काउच, ये बेसिकली आप कभी कभी न्यूज़ में भी आता है, आप सुनते होंगे कि ये एक ऐसी सिचुएशन है या ऐसा कंडीशन है जिसमें जो पर्सन पावर में होता है और ख़ास तौर से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो वो बेसिकली सेक्सुअल फेवर मांगता है इन इन एक्सचेंज ऑफ गिविंग रोल्स और अपॉर्चुनिटीज़। कि अगर डायरेक्टर है तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे फेवर करो, फिर उसके बदले वो जो है उसको काम देता है, रोल देता है। दैट्स कास्टिंग काउच। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो हम आज डिस्कस किए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी साथ में कर ही लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।